लास्ट वीडियो में हमने एक शॉर्टकट डिस्कस किया था। हमने देखा था कि 2 पैर वाले और 4 पैर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमने देखा था कि 20 पैसे और 50 पैसे और इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को किस तरीके से हम 2-4 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। आज हम उसी कॉन्सेप्ट पे कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि उस शॉर्ट ट्रिक से हम प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उस शॉर्ट ट्रिक का कॉन्सेप्ट क्या है, उसका लॉजिक क्या है, क्योंकि मैथमेटिक्स हमेशा लॉजिक पे ही चलता है। अगर लॉजिक हमें पता चल जाए तो उसके बाद सारी चीजें आसान हो जाती हैं। तो सबसे पहले लॉजिक की बात करते हैं एक छोटा सा एग्जांपल के साथ। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 1 रुपए के सिक्के हैं और कुछ 5 रुपए के सिक्के हैं। टोटल मिला के हमारे पास कॉइन है, सपोज 11 कॉइन है और जो इन कॉइन से मिलकर रुपए बन रहे हैं वो है 27 रुपए। तो हमें 5 रुपए के सिक्कों की संख्या फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था कि अगर हमें 5 रुपए के सिक्कों की संख्या निकालनी है तो हम मानेंगे कि सारे के सारे जो सिक्के हैं वो 1 रुपए के सिक्के हैं। तो टोटल कॉइन कितने हैं? 11 कॉइन है। तो 11 कॉइन अगर 1 रुपए के होंगे तो टोटल कितने रुपए हो गए? 11 रुपए हो गए। ठीक है। सेकंड स्टेप में मैंने क्या बताया था, उसको 27 से घटाना है। 27 में से 11 घटाओ हुआ 16। और ठीक है 16 और उसके बाद डिवाइड कर देना है इन दोनों के डिफरेंस से। इन दोनों का डिफरेंस है 4। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो इसका मतलब 5 रुपए के 4 सिक्के। इसका लॉजिक समझते हैं। लॉजिक समझते हैं कि हम ऐसा क्यों करते हैं, हम ये 4 से क्यों डिवाइड करते हैं, सभी को हम 1 रुपए क्यों मानते हैं। इसके पीछे एक लॉजिक है। देखिए लॉजिक ये है कि हमने 5 रुपए को डिवाइड कर दिया 1 + 4 में। 1 रुपए के सिक्के 1 रुपए में और 4 रुपए में हमने 5 रुपए को डिवाइड कर दिया। जब हमें 5 रुपए के सिक्कों की संख्या निकालनी है तो हम देखो यहाँ पे टोटल कॉइन 11 है। इनमें से कुछ 1 रुपए के होंगे और कुछ 5 रुपए के होंगे। सपोज मैंने 1 रुपए को इंक्लूड कर दिया, जितने भी 1 रुपए के कॉइन है उसके साथ साथ 5 रुपए को मैंने 5 रुपए का कॉइन है जो उनको सिर्फ 1-1 रुपए, उसका जो सिर्फ एक वाला पार्ट है उसको लिया। तो टोटल कितना हो जाएगा? 1 रुपए और 5 रुपए वाले को मिला के टोटल हो जाएगा 11। यानी कि 11 रुपए हो गए मेरे पास। ठीक है। अब मैं 27 में से 11 को घटाऊंगा, यानी जो 11 से 27 हो रहा है, 11 से ये एक्चुअल में 27 है। 27 क्यों हुआ? क्योंकि ये जो 4 वाला पार्ट है ये मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। अगर 11 में से 27 में से अगर मैं 11 को घटाता हूं तो 16 हुआ। यानी ये जो 16 एक्स्ट्रा आ रहा है ये किसकी वजह से है? इस 4 वाले पार्ट की वजह से। अगर मैं 4 का भाग 16 में दूंगा, इसी वजह से यहाँ पे डिफरेंस निकाला गया, क्योंकि ये 5 में 1 तो जुड़ चुका है ऑलरेडी इस 11 में। जो ये 4 है ये अभी हमने नहीं जोड़ा है। ये कहां से होगा? जो ये इनका डिफरेंस है। तो जब 4 का भाग मैंने 16 में दिया तब आया 4। इसका मतलब क्या है? टोटल जो संख्या है तो वो कितनी है? 4 है। तो इस वजह से हम 5 के सिक्कों को 4 लेते हैं। इस वजह से ये डिफरेंस का हम डिवाइड करते हैं। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। हर जगह यही कॉन्सेप्ट लगता है। अब हम बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे हम प्रॉफिट वाले क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन पे या और दूसरे टाइप वाले क्वेश्चन पे। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि एक 15 किलो के बैग में कुछ आलू और कुछ प्याज है। आलू की कीमत 20 रुपए पर केजी तथा प्याज की कीमत 30 रुपए पर केजी है। यदि भरे हुए बैग की कीमत 400 रुपए है तो बैग में आलू की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास पूरा बैग है उसका वेट है 15 किलो। पोटैटो का रेट है 20 रुपए पर केजी, ओनियन का है 30 रुपए पर केजी। और जो टोटल बैग है, पूरा बैग है, उसके कॉस्ट है 400 रुपए। यहाँ पे बैग मतलब कि बैग का कॉस्ट नहीं है, ये जितना उसमें पोटैटो और अनियन है 15 किलो इसी का रेट है। ये कोई बैग का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है उसमें, उसको एज्यूम किया जाए। ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, पहला स्टेप क्या करना था कि अगर हमें पोटैटो निकालना है तो हम सारे के सारे ओनियन मानेंगे। ठीक है। ओनियन मानेंगे 30 रुपए के, यानी 15 किलो, 15 के 15 जो किलो है वो प्याज है। ठीक है। 15 रुपए इसका रेट है, 30 रुपए पर केजी और 15 किलो है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 15 × 45 यानी 450। 450 हुआ। और उस सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना था, इसको उसमें से घटाना था। 450 में से 400 घटाओ कितना हुआ? 50।
ठीक है। और इसके बाद वाले स्टेप में हमने क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंसेस को डिवाइड कर देना है। इनका डिफरेंस कितना है 10 है, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आया 5, यानी कि पोटैटो की संख्या कितनी है 5 केजी। ठीक है, अगर हमें वैसे हमारा आंसर आ गया 5 केजी। यदि हमें ऑनियन पूछा जाता है तो हमने क्या करना है 15 में से 5 घटा दो, 15 किलो टोटल है, उसमें से 5 किलो अगर प्याज है तो ऑनियन कितना हो जाएगा 10 केजी। ठीक है, तो ये हमारे दोनों आंसर आ गए। वैसे हमें सिर्फ पोटैटो पूछा गया था तो उसका है 5 किलो। देखते हैं एक और क्वेश्चन इस पे। अगला क्वेश्चन ये है कि एक कुर्सी और टेबल के जोड़े की सीपी 1100 है। यदि कुर्सी को 20% हानि तथा टेबल को 30% लाभ पर बेचा जाए फिर भी 130 रुपए का लाभ होता है तो कुर्सी की सीपी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए टोटल सीपी है, जब कुर्सी और टेबल को हमने खरीदा है तो उसका रेट है 1100 रुपए। ठीक है, कुर्सी को 20% के लॉस पे बेचा हमने बाद में, और टेबल को 30% के प्रॉफिट पे हमने बेचा। उसके बाद हमें 130 रुपए का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करनी है कुर्सी की कीमत कितनी है। कुर्सी की कीमत फाइंड आउट करनी है तो हम सारे के सारे क्या मानेंगे टेबल, यानी कि टेबल पे जो टोटल 1100 रुपए है इस पे हमें 30% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 1100 पे 30% का प्रॉफिट हो रहा है। 1100 का 30% कितना होता है, 11 दिया 33 और 1 0 330, ये हो गया 330। इसमें से हम एक्चुअल प्रॉफिट को घटा देंगे। सेकंड स्टेप यही था कि हमने एक्चुअल इसको घटा देना है। एक 330 में 130 घटाओ तो कितना हो गया 200। ठीक है, 200 आ गया। इसके बाद हमने क्या करना है, इनका जो डिफरेंस है इससे डिवाइड करना है। इनका डिफरेंस कितना है, अब देखिए यहाँ पे एक माइनस का है एक प्लस का है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पे माइनस है तो मैंने क्या किया था उस समय इन दोनों को प्लस कर दिया था। ठीक है, तो 30 और 20 50%, ये परसेंटेज है तो इसलिए हम 50% करेंगे। अब देखिए परसेंट मतलब होता है क्या है, परसेंट मतलब एक्चुअली होता है अपॉन 100। तो 50% मतलब होता है 50/100। 50% मतलब 50/100, तो 50 तो ये हो गया बटे 100, यानी कि ऊपर 100 ऊपर जाएगा। ठीक है, ये 50 से 100 कटेगा 2 बार और 200 गुणा 2 यानी कि 400। तो ये आया हमारा क्या कुर्सी का रेट। कुर्सी का रेट हो गया 400। तो यहाँ पे मैंने ये कैलकुलेशन किया वो सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए, बस अदरवाइज इतना कुछ करने की जरूरत नहीं था। हम बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। इसका मतलब कुर्सी का रेट कितना है 400 है, और टेबल का रेट कितना है, टेबल की सीपी कितने है 1100 में 400 घटा दो 700, तो टेबल की सीपी भी हमने निकाल दी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति के पास 2000 रुपए हैं, उसमें से वह कुछ एसबीआई में 6% एसआई की दर से तथा शेष को पीएनबी में 9% एसआई की दर से जमा कर देता है। एक साल बाद उसका प्रॉफिट 141 रुपए है, तो एसबीआई में जमा की गई राशि ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे टोटल जो उसके पास धनराशि है वो है 2000 रुपए, उसमें से एसबीआई में 6% की दर पे और पीएनबी में 9% की दर पे वो जमा करता है। ठीक है, उसको टोटल एक साल के बाद उसको 141 रुपए मिलते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सपोज हमें एसबीआई में कितने रुपए जमा किए उसने, एसबीआई का ये निकालना है, तो हम सारे के सारे को क्या मानेंगे कि पीएनबी, सारे के सारा हम उसने 2000 रुपए पीएनबी में जमा किया। तो 2000 का 9% कितना हुआ 9 दूना 18 यानी कि 180 रुपए। ठीक है, 180 में 141 को घटाएंगे, 180 में से 141 को घटाए तो कितना हुआ 39। ठीक है, 39 आ गया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, इनका जो डिफरेंस है उससे इसको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे कोई माइनस नहीं है, पिछले वाले क्वेश्चन में माइनस था तो इसलिए हमने उसको प्लस कर दिया था, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है। तो हम क्या करेंगे 9 में से 6 इनका डिफरेंस निकालेंगे। 9 में से 6 घटाओ 3% यानी डिवाइडेड बाय 3%। 3% मतलब होता है 3/100, 100 ऊपर गुणा हो जाएगा। 3 का भाग 2, 3 एकम 3, 3 का 9 यानी कि 1300 रुपए। तो एसबीआई में कितना रुपए जमा किया उसने 1300 रुपए, और पीएनबी में कितना किया, जो बाकी बचा होगा वो पीएनबी में क्या होगा 2000 में 1300 घटाओ 700 रुपए। ठीक है, तो हम इस तरीके से इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को किस तरीके से हमने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट की मदद से हमने सॉल्व किया, ये आप भी कर सकते हैं। बस लॉजिक पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, स्टेप पता होने चाहिए। अगर आपको स्टेप पता है तो आप बिना कुछ कर रहे हैं यहाँ पे आप बहुत माइंड में कैलकुलेशन कर सकते थे। सारी कैलकुलेशन जो माइंड में की जा सकती है वो कैलकुलेशन है, अदरवाइज हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दोबारा एक और क्वेश्चन देखते हैं।
1800 रुपये में से 1/4% एसआई पर तथा बाकी 6% एसआई पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। 2 वर्षों के बाद 168 रुपये का लाभ होता है तो 6% निवेश की राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट है उसके पास 1800 रुपये। 4% पे उसने पहले वाले को 4% पे इन्वेस्ट किया, दूसरे वाले को 6% पे इन्वेस्ट किया और टोटल उसको 2 साल के बाद जो उसको प्रॉफिट हुआ है वो 168 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक नई चीज आई है कि 2 साल के बाद। अब जो 2 साल वाला है इसको या तो हम 1 साल में कन्वर्ट करें यानी कि 168 का डिवाइडेड बाय 2 करें, या फिर हम इन दोनों को 2 साल का निकाल दें। 1 साल का 4% तो 2 साल का कितना हो जाएगा? दोनों केसेस में सेम आंसर आएगा तो हम इसको ले लेते हैं। 1 साल का 4% तो 2 साल का 8%, 1 साल का 6% तो 2 साल का 12%। ठीक है, अब देखो, अब इनको भूल जाना हमें निकालना है कि 6% पे कितना रुपए हमने इन्वेस्ट किया था, यानी कि ये वाली अमाउंट निकालनी है हमने। 6% पे कितना इन्वेस्ट किया था हमें अगर वो निकालना है तो हमने क्या मानना है कि सारा का सारा 8% पे उसने इन्वेस्ट किया है। 1800 रुपये पे अगर 8% का हमें प्रॉफिट होगा तो कितना हो जाएगा? 1800 का 8%, 18 144। तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, जो एक्चुअल प्रॉफिट है इसमें से 144 को हमने माइनस कर देना है। 144 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 और 2 यानी कि 24। ठीक है, 24, जो ये 24 आया, इसके बाद हम नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या करते हैं, इनके डिफरेंसेस को डिवाइड करते हैं। इनके डिफरेंस कितना है? 4%। 24/4% परसेंट को हम ऊपर अपॉन में 100 कर देते हैं। 4 का भाग 24 में दो, कितना हुआ? 4 छक्का 24 यानी कि 600। तो सेकंड वाले पे उसने कितना रुपए इन्वेस्ट किया? 600 रुपए, और बाकी बचा 1800 में से 600 घटाओ तो ये कितना हो गया? 1200 रुपए फर्स्ट वाले पे, लेकिन हमें सेकंड वाला पूछा गया है तो ये है 600 रुपए। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल पे। तो आज का आखिरी सवाल ये है आपके सामने कि एक व्यक्ति के पास 8400 रुपए हैं, इसमें से एक भाग 8% एसआई तथा दूसरा भाग 6 सही 2/3% एसआई पर अलग अलग बैंकों में जमा कर देता है। 1.5 साल के बाद उसका इंटरेस्ट 882 रुपया है। 8% पर जमा की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए उसके पास टोटल है 8400 रुपये। पहला भाग 8% पे, दूसरा भाग 6 से 2/3% पे, और जो टोटल टाइम है वो है 1.5 साल और इंटरेस्ट है 882 रुपये। ठीक है, अब देखो इसका 1.5 साल है, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। ये कितना होता है? 18 2 20/3%, 20/3%। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टाइम है 1.5 साल, तो 1.5 का गुणा करना पड़ेगा हमें 1.5 का गुणा करना पड़ेगा। 1.5 का गुणा मतलब क्या होता है? जैसे 8 है तो 8 में क्या जोड़ना है? उसका आधा जोड़ना है। अगर 1.5 का गुणा करना होगा तो हमने क्या करना है? 8 में उसका आधा जोड़ना है। ठीक है, 8 का आधा कितना हुआ? 4, और 8 में 4 को जोड़ दो, 8 और 4 12, यानी ये हो गया 12%। इसी तरीके से 20/3 है, 20/3 का आधा कितना होता है? 20/3 का आधा होता है 10/3। 20/3 का आधा होता है 10/3। अगर इसमें 10/3 को जोड़ेंगे तो टोटल हो गया 30/3। 20/3 प्लस 10/3 कितना हुआ? 30/3, और 30/3 किसके बराबर होता है? 10% की, तो ये हो गया 10%। 10%। ठीक है, इंटरेस्ट है 882 रुपए। अब देखो अगर हमें ये निकालना है, ये अमाउंट, इस पे फर्स्ट क्वांटिटी कितनी थी वो निकालना है, तो उसके लिए हम मानेंगे कि सारे के सारे उसने 10% पे निवेश कर दे। 10% पे दे दिया तो 8400 का 10% कितना होता है? 840, और 840 और इसका डिफरेंस कितना होता है? 42। ठीक है, ये डिफरेंस आ गया 42। आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 882 है और ये इसका 10% हो गया 840। ठीक है, ये 10% यानी कि 1 0 कट जाएगा। ठीक है, 840 और 882 में से 840 को घटाएंगे तो कितना होगा? 42, और 42 के बाद हमने क्या करना है? इनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कितना हो गया? 2%। 2% मतलब 2/100, 2 से 42 को घटेंगे तो कितना हो गया? 21 और 2100, यानी इस वाले पे कितना जमा किया उसने?
2100 जमा किया, तो ये हमारा आंसर है। देखो हमने कितने कॉम्प्लिकेटेड लगने वाले क्वेश्चंस को कितने आसानी से सॉल्व कर दिया। एक बार दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखो ये 8% 1.5 साल की बात की है ना, तो 1.5 साल कैसे करेंगे, 8% का 1.5 साल में कितना होगा, 1 साल में 8%, तो 1 साल के बाद आधा साल है, तो 8% के साथ हम 1 साल का अगर 8% है तो आधे साल का कितना होगा 4%, यानी 1.5 साल है तो 8 और 4 12%। इसी तरीके से ये है 20/3 आया, 20/3 अगर 1 साल में तो आधे साल में कितना होगा 20/3 का आधा कितना हुआ 10/3। 20/3 और 10/3 को अगर हम जोड़ेंगे तो हम साइड में भी जोड़ सकते हैं, 20/3 प्लस 10/3 को जोड़ेंगे तो एलसीएम लेते हैं, 3 एलसीएम ले लिया हमने, ये कितना हुआ 20 प्लस 10 यानी कि टोटल कितना हो गया 30/3, और 30/3 होता है 10, ठीक है, तो इसलिए 10% यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है अपना नेक्स्ट पहला स्टेप क्या था इसका, इसके बाद का पहला स्टेप था कि हमने अगर ये वाली संख्या निकालनी है तो हम सारे के सारे को देखो, ये हमने इसको हमने याद नहीं रखना है, हमें सिर्फ याद रखना है ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो 10% पे अगर उसने पूरे क्वांटिटी को 10% पे जमा किया है तो 10% का कितना होगा 840, 8400 का 10% कितना हो जाएगा 840, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप क्या था, 800 इन इसका और इसका डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकाल लो 840 का, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 42, ठीक है। अब 42 के बाद अगला स्टेप क्या था, इनका जो डिफरेंस है, इनका डिफरेंस कितना है 2%, 2% से इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड किया मैंने तो 21 आया, और उसके बाद 2 0 2100, तो यानी कि पहला वाला क्वांटिटी कितनी थी 2100 थी। ये बहुत ही इजी तरीका था, इजी मेथड था, ये तभी समझ में आ पाएगा आपको जब आपने पुरानी वाली पिछली वाली वीडियो देखी हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट इजी लगा होगा, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।